तो अभी तक हमने इस चैप्टर में दूरी पढ़ी, विस्थापन पढ़ा, उसके बाद समान गति, एक समान गति या असमान गति, हमने ये दोनों प्रकार की गति हमने पढ़ी। तो अभी जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चाल, कि चाल क्या होती है। अभी एक बार देखें, आपने देखा होगा अगर कोई वस्तु किसी निश्चित दूरी को कम समय में तय कर लेती है तो हम क्या कहते हैं कि ये इस वस्तु की चाल तेज है। अगर वही वस्तु उसी दूरी को अगर लंबे समय में तय करती है तो हम क्या कहते हैं कि इस वस्तु की चाल बहुत ही धीमी है। तो यानी कि अगर इससे एक छोटी सी परिभाषा निकाली जाए तो एक परिभाषा ये हो सकती है, अगर चाल की परिभाषा की बात करें कि चाल क्या होती है, तो मेरे साथ साथ आप भी लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक या इकाई में तय की गई कुल दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, इसके डिटेल में बात करें, तो कोई वस्तु एक समय में, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में या किसी समय की एक इकाई में वो कितनी दूरी तय कर रही है, उसको क्या बोला जाएगा, उस वस्तु की चाल कहा जाएगा। अच्छा, चाल एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, आप बताइए। इस बात को थोड़ा कमेंट में जरा लिखकर बताइए जल्दी से कि चाल एक अदिश राशि है कि सदिश राशि है। क्योंकि जब हमने भौतिक राशियां पढ़ाई थी तो आपको दो तरह की राशियां बताई थी, अदिश राशियां और सदिश राशियां। तो आप जल्दी से बताइए देखकर कि क्या है, चाल अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तब तक हम चाल का मात्रक लिखते हैं। चाल किसमें नापी जाती है? चाल किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हम जो इनमें नापते हैं वो होता है इसका मीटर पर सेकंड। हम चाल का जो मात्रक है वो क्या है? मीटर पर सेकंड। क्योंकि लेकिन जब हम क्वेश्चंस करते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो उसमें कभी कभी बहुत लंबी दूरी भी आ जाती है जो कि किलोमीटर में होती है, तो हम उसको किलोमीटर प्रति घंटा में भी मापते हैं। लेकिन इसका चाल का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। लेकिन चाल के पास क्या होता है? चाल के पास अपनी कोई दिशा नहीं होती, चाल के पास दिशा नहीं होती। तो चाल कैसी राशि होगी? जब चाल के पास कोई दिशा नहीं है तो चाल कैसी राशि होगी? चाल एक अदिश राशि होगी। अदिश राशि मतलब क्या हुआ? मान के चलिए आप यहां पर हो, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है। अगर आप स्कूल से, सॉरी, घर से स्कूल जा रहे हो, तभी आपके पास फोन आता है और पूछते हो कि भाई रमन कहाँ पर है तू, या कितनी तेज आ रहा है, तो आपने बोला कि मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा हूँ। तो अब उसने इतना तो बता दिया कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, लेकिन ये नहीं बता पाया कि वो किस दिशा में आ रहा है। हो सकता है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऐसे जिगजैग वाली दिशा में चल रहा हो, इस तरीके से चल रहा हो सकता है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो गोल गोल घूम घूम कर आ रहा हो, एकदम वृत्तीय गति करता हुआ आ रहा हो ऐसे। या ये भी हो सकता है कि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस तरीके से एक सांप की तरह आ रहा हो। तो यानी कि चाल के पास अपनी कोई भी दिशा नहीं होती, इसलिए चाल एक अदिश राशि होती है। समझ में आया? चाल के पास अपनी कोई दिशा नहीं होती, इसलिए हम चाल को क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। अगर मैं कहूं कि कोई वस्तु 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो हमने ये तो बता दिया कि किस चाल से चल रही है, लेकिन हम उसकी दिशा नहीं बता पाएंगे किस दिशा में चल रही है या उसका पथ कैसा है या किस तरीके से चल रही है। तो चाल के बारे में हम केवल उसकी दिशा नहीं पता कर पाते उसके मैग्नीट्यूड से। तो क्या होगा? चाल एक अदिश राशि हो गई। अच्छा, चाल अदिश राशि है, चाल का मात्रक किलोमीटर पर घंटा, उसका मीटर पर सेकंड है, इसको नापते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें औसत चाल की,
औसत चाल क्या होती है? औसत चाल होती है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में दूरी को तय करने में लगा कुल समय, तय करने में लगे तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को कुल समय के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख देता हूं साइड में। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, कुल समय, ये होती है हमारी औसत चाल। यानी कि इसको अगर डिफाइन करें तो s इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा चाल होती है, कुल औसत चाल होती है, एवरेज स्पीड होती है। और इसको नापते किसमें, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक होता है। तो आप इसको एक बार अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इसके बाद हम एक बार औसत चाल के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। मैं औसत चाल को एक बार यहाँ लिख देता हूँ कि औसत चाल क्या होती है? स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस पर हम एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, एक छोटा सा सवाल या छोटा सा एक उदाहरण देख लेते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। मान के चलिए 10 बज रहे हैं और आप 0 किलोमीटर पर खड़े। अब इसके बाद 10 बजकर 20 मिनट पर आप 25 किलोमीटर दूर आ गए। इसके बाद आपने 10 बजकर 40 मिनट पर 50 किलोमीटर दूर आ चुके हो। और इसके बाद आपने देखा कि आप 11 बजे आप कितनी दूर आ चुके हो अपने घर से? 60 किलोमीटर दूर आ चुके हो। तो अगर हम यहाँ तक की बात करें, एक छोटी सी अगर बात करें, तो हमारी जो स्पीड अगर अपनी चाल निकालनी होगी, औसत चाल अगर हमें निकालनी होगी, तो हम ये देखेंगे कि हमने औसत चाल क्या होती है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी हमने कितनी तय की? 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। और इस दूरी को तय करने में हमें कितना समय लगा? 10 से 11 बज गए, यानी कि 1 घंटा लग गया। तो यानी कि चाल हमारी क्या निकल कर आई? चाल हमारी निकल कर आई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 60 किलोमीटर h और यहाँ पर -1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको भी आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी चाल को, जब वो चाल होती है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होता है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में किस तरीके से बदला जाता है। ठीक है, एक बार आप इसको लिख लीजिए। तो अभी हमने अभी चाल देखी कि औसत चाल किस तरीके से निकाली जाती है। तो औसत चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने की कोशिश करेंगे या उसको सीखेंगे मीटर प्रति सेकंड में उसको कैसे बदला जाता है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर इसी चीज में गलती करते हैं कि वो किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल नहीं पाते। तो हमने माना
हमारी कुल दूरी 1 किलोमीटर, हम 1 किलोमीटर चले और इस 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में हमें कुल समय कितना लगा? कुल समय इसमें हमें 1 घंटा लगा। तो चाल क्या होती है? चाल होती है दूरी बटे समय, और दूरी कितनी है हमारी? 1 किलोमीटर, और समय कितना है हमारा? 1 घंटा। तो अब क्यों ना हम एक काम करें, इस 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए मैंने 1000 से गुणा कर दी। और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, और 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसलिए ये मिनट के लिए और ये सेकंड के लिए, क्योंकि 1 घंटे में क्या होता है? 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे 1 घंटे को पहले मिनट में बदला, और मिनट के बाद मैंने इसको सेकंड में बदला। तो कुल कितना हो गया? 1000 बटे 6×36, 3600। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, हमारा क्या बचता है? 10/36। यानी कि अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला कटेगा 2×5 = 10, और नीचे 18×2 = 36। यानी कि अगर चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, तो हमें उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं ये मान लूं, मैं आपको, चलो ठीक है, 2-3 क्वेश्चन देता हूं। एक क्वेश्चन आपको मैंने ये दिया है कि एक चाल है जिसको 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई एक वस्तु चल रही है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। इसके बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है एक वस्तु, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज करो। और एक सवाल और, ये है हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो। ये आपके लिए सवाल है, और इसका आंसर जल्दी से जल्दी 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 कमेंट में बताओ। और इसको जो 5/18 ये जो हमारा मीटर प्रति सेकंड में आता है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और ये भी आपके काम आने वाला है। तो अभी तक हमने चाल के बारे में पढ़ा। चाल से लगभग मिलता जुलता ही है हमारा वेग, यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। आप चाल और वेलोसिटी में अंतर करना, और चाल और वेलोसिटी के बारे में बहुत अच्छे से समझना, ये भी एक ऐसा पार्ट है इस पार्ट का जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है कि चाल क्या है, वेग क्या है। अगर उनसे पूछो तो उनको सब एक जैसा ही लगता है। तो चलो, चाल और वेग आप चिंता मत करो, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से चाल और वेग में अंतर समझ में आ जाएगा कि चाल और वेग होते क्या है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि चाल क्या होती है। किसी वस्तु द्वारा एक प्रति एकांक में या प्रति इकाई में तय की गई कुल दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। बिल्कुल ठीक वैसी ही परिभाषा हमारी वेग की है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है। पहले परिभाषा देख लेते हैं, और उसके बाद आपको इसे अच्छे से कवर करा देंगे। तो इसकी परिभाषा आप मेरे साथ साथ लिखो। किसी वस्तु द्वारा, आप नोटबुक बना रहे हो ना, इसकी नोटबुक आप इसको बना लीजिए इसकी। और क्योंकि ये नोटबुक में आप, मैं यहाँ जो भी लिखवा रहा हूँ वो सब नोटबुक में लिखते चलिए, वो सब आपका एग्जाम टाइम में सब काम आने वाला है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली में, अर्धवार्षिक में आने वाला कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इस टॉपिक से हटकर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु द्वारा दी गई दिशा में प्रति एकांक या इकाई में तय की गई कुल दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। या इसकी एक और परिभाषा हो सकती है, ये भी आप इसको लिख लो। और किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक या इकाई में
तय किए गए विस्थापन, शब्दों पर ध्यान देना, तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। अब इसकी भी राशि है, राशि कैसी होगी, सदिश होगी कि अदिश होगी, आप मुझे कमेंट में बताओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिशा दी गई है, यहाँ पर विस्थापन दिया गया है, और विस्थापन कहाँ होता है? विस्थापन अभी थोड़ी देर पहले बताया था, विस्थापन सीधी रेखा में होता है। जब हम ये दूरी और विस्थापन पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ा था, तो दूरी जो होती है वो रास्ते पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है, लेकिन विस्थापन वो सीधी रेखा में होता है एकदम। तो यानी कि हमारे पास दिशा है। मैंने इतना आपको हिंट दे दिया, इतना क्लू दे दिया। अब आप कमेंट में जल्दी से बताओ कि जो वेलोसिटी है, वेग है, वो एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। तब तक मैं इसके मात्रक लिख देता हूं। इसका मात्रक क्या होगा वेग का? वेग को भी मीटर में ही नापा जाता है और इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन ये राशि कैसी है? क्योंकि इसके पास दिशा होती है, क्योंकि वेलोसिटी यानी कि वेग के पास दिशा होती है। जैसे कि हमने बताया यहाँ विस्थापन की बात हो रही है। अभी मैंने इसको लिखते हुए कहा था कि शब्दों पर ध्यान दो। विस्थापन जब लिखा था तो मैंने कहा था शब्दों पर ध्यान दो। तो विस्थापन और किस रेखा में होता है? विस्थापन एकदम सीधी रेखा में होता है। तो यानी कि इससे पता चलता है जो वेग है हमारा वो एक सीधी रेखा में होता है। तो यानी कि इसके पास दिशा है। तो ये वेग कैसी राशि हो गई? वेग हमारी सदिश राशि हो गई, सदिश राशि। और अगर इसके औसत वेग की बात की जाए, औसत वेग की बात की जाए तो क्या होगा? कुल विस्थापन, कितना विस्थापन हुआ है और उस विस्थापन को करने में लगा कितना, कुल समय कितना समय लगा है। ठीक है, ये हो गया हमारा औसत वेग। यानी कि हम बात करें तो v इक्वल टू एस अपॉन टी, ये हमारा इसका फॉर्मूला होगा जिसका मात्रक है मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। आप इसको एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा सा फील करेंगे। ठीक है, तो अब आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। मैं एक बार इसको मिटा देता हूं और इसके बाद आपको चाल और वेग में दोनों में बहुत अच्छे से अंतर समझाता हूं, और मैं गारंटी देता हूं आपको एकदम फीलिंग आएगी कि चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, इन सबको आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देखिए, अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा हूं, चाल से आ रहा हूं, तो अब आप बताइए वो किस दिशा में होगा? हमें पता चल पा रहा है दिशा का? नहीं पता चल पा रहा है। यानी कि हो सकता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऐसे आ रहा हो, ये भी हो सकता है कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस तरीके से आ रहा हो, या ये भी हो सकता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस तरीके से गोल गोल वृत्ताकार पथ पर आ रहा हो, क्योंकि उसकी चाल तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वो तो सही बोल रहा है कि 60 किलोमीटर, लेकिन अगर आपसे कोई मनुष्य या कोई इंसान ये कहता है कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से आ रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि वो एक सीधी रेखा में गति करता हुआ आ रहा है। जैसे कि एक लेजर लाइट, जो आप मेले में जाते हो, छोटी छोटी लेजर लाइट होती है, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, हम उसको जब ऐसे बटन दबाते हैं तो बहुत दूर तक जाती है, सीधी रेखा में जाती है। तो इसका मतलब वो एक वेग से, एक एक वेग से चाल चल रही है, मतलब उसको क्या बोलेंगे, उसको वेग से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कह रहा है चाल से आ रहा है तो इसका मतलब उसकी दिशा निश्चित नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि मैं 60 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से आ रहा हूं, तो इसका मतलब साफ है कि वो एक सरल रेखा में, यानी कि एक सीधी रेखा में गति करता हुआ आ रहा है। और सीधी रेखा में जब गति होती है तो उसको विस्थापन कहते हैं, उस दूरी को। ध्यान दीजिएगा इन बातों पर, क्योंकि सीधी रेखा में चली गई चाल क्या होती है, मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं। सीधी रेखा में
जो सीधी रेखा में जो चाल होती है उसको क्या बोला जाता है? वेग। और इसी सीधी रेखा में जो दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है? विस्थापन। समझे? अगर कोई भी गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल है या कोई कार है, अगर वो बिल्कुल सीधी चल रही है, बिल्कुल सीधी एकदम सरल रेखा में चल रही है, तो वो वेग से चल रही है। वो चाल से नहीं, वो वेग से चल रही है। जैसे कि सूर्य की किरणें बिल्कुल एकदम सीधी आती हैं, तो वो वेग से आती हैं। ठीक है? तो वेग और चाल में अब आपको अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चाल के पास कोई दिशा नहीं होती, वो कहीं भी जा सकता है। जैसे कि मैं एक बॉल लूं, एक बॉल लेके आपने कमरे की दीवार पर मारी, वो छोटी सी बॉल आती है, क्रेजी बॉल बोलते हैं ये, उसका छोटी सी बॉल आती है, क्रेजी बॉल बोला जाता है उसको। अगर एक दीवार पे हमने मारी तो वो क्या होगा? बहुत ज्यादा चाल से, हो सकता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो दीवारों के इधर उधर भागेगी। उसकी कोई दिशा नहीं है, वो इधर उधर भाग रही है। लेकिन वहीं पर अगर हमने एक लाइट जलाती है, टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च की जो किरण होती है, जो उसकी जो रोशनी होती है, उस रोशनी की किरणें होती हैं, वो एक सीधी रेखा में चलती हैं, वो वेग से जा रही। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ। चाल का मतलब उसके पास कोई दिशा नहीं है, वो गोल गोल भी आ सकता है, जिगजैग आ सकता है, टेढ़ा मेढ़ा होके आ सकता है, वो चल रहा है बस। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि वो वेग से आ रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि वो एक सीधी रेखा में गति करता हुआ आ रहा है। ठीक है? ये हमारा चाल और विस्थापन में अंतर हो गया। और दोनों का मात्रक एक ही होता है। चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड और वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन चाल एक अदिश राशि होती है और वेग एक सदिश राशि होती है। ठीक? इसके बाद चाल जितनी दूरी तय करता है उसको दूरी ही कहते हैं, और वेग जितनी दूरी कहता है उसको विस्थापन कहते हैं। यही इनमें अंतर है और कुछ नहीं। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और इसके बारे में फिर अंतर देखते हैं। तो हाफ ईयरली एग्जाम्स में, अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आने वाला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि चाल और वेग में क्या अंतर है। तो चाल और वेग में अंतर हमें अच्छे से, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि चाल क्या होती है। चाल के पास अपनी कोई दिशा नहीं होती, वो कैसे भी आ सकता है। और वेग के पास अपनी दिशा होती है। वेग का मतलब है एक सीधी रेखा में ही चलेगा। यही सबसे बड़ा अंतर है। अच्छा, इसके बाद बात करें, यह एक अदिश राशि होती है क्योंकि चाल के पास कोई दिशा नहीं होती। वेग यह एक सदिश राशि होती है क्योंकि वेग जो होता है बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में ही चलता है, उसके पास दिशा है, इसलिए वेग सदिश राशि होती है। एक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। और वेग की बात करें तो एक समय में तय किया गया कुल विस्थापन वेग कहलाता है। इसके बाद बात करें, यदि किसी वस्तु का वेग बदलता है तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी चाल भी बदल जाए। फिर से रिपीट करूं, यदि किसी वस्तु का वेग बदलता है तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी चाल भी बदल जाए। लेकिन अगर किसी वस्तु का अगर किसी वस्तु का वेग बदलता है, सॉरी, अगर किसी वस्तु की चाल बदलती है तो उसका वेग भी बदल जाता है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे। यदि किसी वस्तु का वेग बदलता है तो जरूरी नहीं है कि उसकी चाल बदले। लेकिन यदि किसी वस्तु की चाल बदलती है तो उसका वेग भी बदल जाता है। कैसे? एक बार देख लेते हैं, इसको फील कर लेते हैं कि कोई वस्तु वेग से चल रही है तो मतलब सीधी रेखा में ही चल रही है। यहां पर उसका वेग मान के चलते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ के बाद उसका वेग हो जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ के बाद उसका वेग हो जाता है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, वेग यहाँ भी बदला, यहाँ भी बदला, यहाँ भी बदला, लेकिन चाल अभी भी वहीं के वहीं है। चाल अभी भी सीधी रेखा में ही है, लेकिन चाल ऐसे चल रही है। ठीक? जैसे यहाँ पे मान के चलिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी चाल से चल रही है। जैसे ही उसने मुड़ा तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर उसका वेग भी बदल जाएगा। वेग जो अब इस दिशा में ट्रेवल कर रहा था वो अब इस दिशा में आने लगा, तो उसके वेग भी बदल गया। तो ऐसे हमारा ये चाल जब बदलती है तो वेग बदल जाता है, लेकिन वेग जब बदलती है तो उसकी चाल नहीं बदलती। चाल हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है, और जो वेग होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो इस चाल और वेग में अंतर है।
तो अब हम अगले टॉपिक जो कि त्वरण, एक्सेलरेशन, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप इसको अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए और पेपरों की अच्छे से तैयारी करिए। तो अब हम अपने इस पार्ट के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है त्वरण, एक्सेलरेशन। चलो एक्सेलरेशन को पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा पहले ही फील करते हैं। इस बार परिभाषा बाद में लिखेंगे, इसकी डेफिनेशंस बाद में लिखेंगे। तो अभी ये एक सीधी रेखा है। अब सीधी रेखा में मैं जितना भी चलूंगा, ध्यान से देखो इधर, मैं सीधी रेखा में जितना भी चलूंगा, जितनी भी दूरी तय करूंगा, वो दूरी क्या होगी, मेरी विस्थापन। और इसके बाद जिस भी मैं चाल से चलूंगा, मैं चाल से नहीं चलूंगा सीधी रेखा में, सीधी रेखा में मैं वेग के साथ चलूंगा। याद रखना, सीधी रेखा में चली गई दूरी विस्थापन और सीधी रेखा में चली गई चाल वेग होता है। तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पर कि मान के चलिए 12 बजे मैंने देखा कि मैं 0 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से, यानी कि मैं बिल्कुल एकदम जीरो ऐसे रेस्ट पे खड़ा हूं, मैं चल नहीं रहा हूं, मैं किसी वेग से नहीं चल रहा हूं, चाल से नहीं चल रहा हूं, बस जीरो। लेकिन मैंने चलना शुरू किया और 12:10 पर मैंने देखा कि मेरा जो वेग है या जो मेरी चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो गई। अगर मैं यहाँ पर चाल बोल रहा हूं तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि वो वेग ही है, क्योंकि सीधी रेखा में जो वेग होता है हम उसको चाल भी बोले तो भी वो वेग ही समझा जाएगा। तो 12:10 पे मैंने देखा कि 10 किलोमीटर, चलो 10 किलोमीटर नहीं, 15 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से मैं चल रहा हूँ। इसके बाद मैंने 12:20 पर देखा मैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से आगे बढ़ रहा हूँ। वेग से आगे बढ़ रहा हूँ इसका मतलब मैं सीधी रेखा में ही जा रहा हूँ अभी। इसके बाद 12:30 पे मैंने देखा कि मैंने 40 नहीं 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद मैंने 12:40 पर यह देखा कि मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से आगे बढ़ रहा हूँ। और इसके बाद मैंने 12:50 पर देखा कि मैं 75 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से आगे बढ़ रहा हूँ। और 1 बजे मैंने ये देखा कि मैं 90 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से आगे बढ़ रहा हूँ। मैं वेग से आगे बढ़ रहा हूँ इसका मतलब मैं सीधी रेखा में चल रहा हूँ। ये आप बात समझ के रखिए कि जब भी वेग की बात होगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी वेग की बात होगी एक सीधी रेखा की बात हो रही है। अगर विस्थापन की बात हो रही है तो सीधी रेखा की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं इन 10 मिनट में मेरे वेग में कितना परिवर्तन आया, 15 किलोमीटर प्रति घंटे का। अगले 10 मिनट में मेरे वेग में कितना परिवर्तन आया, 15 किलोमीटर प्रति घंटे का। अगले 10 मिनट में फिर कितना परिवर्तन आया, 15 किलोमीटर प्रति घंटे का। और इन 10 मिनट में भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इन 10 मिनट में भी और इस 10 मिनट में भी 15 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग का ही अंतर आया। यानी कि तुम देखो, ध्यान से देखा जाए तो मेरा वेग लगातार बदल रहा है, वेग मेरा लगातार चेंज हो रहा है, मेरी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। तो यहीं पर पहली बात तो ये कौन सा, किस तरह की गति है, ये किस तरह का वेग है हमारा, ये है हमारा एक समान। कैसा, एक समान, यानी कि यूनिफॉर्म। अब ध्यान से देखो, मेरा वेग था ये, मैं सीधी रेखा में जा रहा हूं तो वेग से जा रहा हूं। वेग में क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो यानी कि वेग में जब जब परिवर्तन होगा, जब जब वेग में परिवर्तन होगा तब तब त्वरण होगा, यानी कि एक्सेलरेशन होगा। समझे, यानी कि अगर वेग में कोई परिवर्तन नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, अगर वेग में परिवर्तन है तो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है। यानी कि जैसे कि हम एक एग्जांपल और देखें एक बार, कि यहां मैं 12 बजे मैं 15 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रहा हूं। 12:15 पर भी मैं 15 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से ही चल रहा हूं। और 12:40 पर भी मैं
15 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से ही चल रहा हूं और 1 बजे भी मैं 15 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से ही चल रहा हूं। तो क्या मेरा यहाँ पर वेग में अंतर है? क्या इन वेग में कोई अंतर है? नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर त्वरण नहीं है। त्वरण तभी होगा जब वेग में परिवर्तन होगा। यहाँ पर वेग में एक समान परिवर्तन है, इसलिए यहाँ पर एक समान त्वरण है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे इसको? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझे? एक बार इसको मैं नीचे वाला मिटा देता हूं, या चलो रहने दो, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, परिभाषा हम थोड़ा सा इधर लिख लेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, वेग में जब भी परिवर्तन होगा, जब भी वेग बदलेगा, हमारा त्वरण होगा। अगर वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण नहीं हो रहा है। आप सब लोग 9th क्लास में पढ़ते हो, 9th क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं या जितने बॉयज पढ़ते हैं, मैं ये समझता हूँ लगभग 80% बॉयज को बाइक चलानी आती है। और आपने देखा होगा बाइक में हमारा राइट हैंड पर एक्सीलरेटर होता है, एक्सीलरेटर। उसको एक्सीलरेटर नाम क्यों दिया गया? क्योंकि हम उससे अपने वेग में परिवर्तन ला रहे हैं, हम उससे अपने वेग में परिवर्तन ला रहे हैं, वेगों को चेंज कर रहे हैं, इसलिए उस हैंडल का जो वो जो मूविंग पार्ट है, जो घूमने वाला हिस्सा है, उसको एक्सेलरेटर का नाम दिया गया, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। इसका मतलब वो त्वरण कर रहा है। त्वरण का मतलब वो वेग में परिवर्तन ला रहा है। अगर वेग में परिवर्तन है तो त्वरण है, अगर वेग में परिवर्तन नहीं है तो त्वरण नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। अगर वेग में जरा सा भी परिवर्तन है तो त्वरण हो रहा है। ठीक है, इसकी हम एक बार परिभाषा लिख देते हैं। नीचे वाला मैं पार्ट एक बार मिटा देता हूं। परिभाषा क्या होगी? बहुत सिंपल सी। अब तो परिभाषा आप खुद भी लिख सकते हो। चलो ठीक है, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को स्टॉप करके आप खुद से एक बार अपनी तरफ से परिभाषा लिखने की कोशिश करो, ताकि आपका भी दिमाग चल सके, थोड़ा सा आप उस बारे में सोच पाओ। तो हम लिख देते हैं इसकी परिभाषा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। बहुत छोटी सी परिभाषा, सिंपल सी परिभाषा। वेग में परिवर्तन हो रहा है, कितने टाइम में कितना परिवर्तन हुआ है, वही उस वस्तु का त्वरण कहलाता है। अच्छा, किसी भी वस्तु का त्वरण निकालते कैसे हैं? देखो, यहां पर जब हमने शुरू किया तो ये हमारा प्रारंभिक वेग था। इसको हम क्या बोलेंगे? जब हमने शुरू किया तो ये हमारा प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग। ठीक। और प्रारंभिक वेग को किससे डिनोट करते हैं? प्रारंभिक वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? मैं एक बार यहां से लिख देता हूं, आप यहां से भी देख सकते हैं। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं। ठीक। इसके बाद जो लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं कहां पर था? 90 किलोमीटर पर आवर पर। तो 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये कौन सा हो गया मेरा? ये हो गया मेरा अंतिम वेग, अंतिम वेग। और अंतिम वेग को किससे डिनोट करते हैं? अंतिम वेग को डिनोट करते हैं v से। ठीक। तो ये हो गया मेरा अंतिम वेग, अंतिम वेग हो गया मेरा। अच्छा, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग। अब इस पूरे दूरी का या इस पूरी चाल का, इसका पूरे वेग का मुझे त्वरण निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? त्वरण को किससे डिनोट करते हैं? ए से। त्वरण यानी कि ए बराबर v, यानी कि मेरा अंतिम वेग माइनस u, यानी कि मेरा प्रारंभिक वेग, बटे t, यानी कि समय, कुल कितना समय लगा। यही हमारा इसका फॉर्मूला होगा, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इसमें v क्या है मेरा? v मेरा अंतिम वेग है, u क्या है मेरा? प्रारंभिक वेग, और t क्या है मेरा? कुल समय। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन का त्वरण निकालने की कोशिश करूं तो मेरा v क्या है? 90, और मेरा u क्या है? 0, और t क्या है मेरा? 1 घंटा। मुझे 12 से लग के 1 बज गया तो 1 घंटा। तो मेरा त्वरण क्या होगा यहाँ पर? v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि 90 माइनस 0 बटे 1, यानी कि 90 किलोमीटर
प्रति घंटा स्क्वायर, यानी कि इसको उसमें चेंज करें तो चलो इतना ही रहने दो, 90 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। ठीक, इसके मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है इसका, त्वरण का, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, 90 किलोमीटर पर घंटा को हमने उसमें निकाला था, तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए कहा था, वो निकाल दिया होगा। अब इसका आप आंसर कमेंट में रख देना। ठीक, ये हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है इसका मात्रक। और ये कैसी राशि होगी, जरा दिमाग लगाओ भाई, कैसी राशि होगी ये सदिश राशि होगी। क्यों सदिश राशि होगी, क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, वेग की। हमारा क्या बदल रहा है, वेग बदल रहा है, बार बार वेग बदल रहा है। तो ये जो वेग बदल रहा है, और वेग कैसी राशि होती है, सदिश राशि। तो इसलिए हमारी त्वरण भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। ठीक, तो आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए और इसकी तैयारी कीजिए, और फिर अगले बार हम आते हैं आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को लेकर, और उन न्यूमेरिकल्स को हेल्प सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, आप इसको एक बार लिख लीजिए। ठीक है, ये आपने लिख ही लिया होगा अपनी नोटबुक में, इसको लिख लीजिए अच्छे से। और तब तक हम इस चैप्टर के सबसे आखिरी टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है वृत्तीय गति। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक ऐसी गति जो वृत्तीय पथ पर हो रही है, एक ऐसी गति जो वृत्तीय पथ पर हो रही है। तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा पर अगर बात करें, वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान रूप से गति करती है, तो उसे उसकी वृत्तीय गति कहा जाता है, वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक, वृत्तीय गति जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये बिल्कुल एकदम वृत्त में होगी। अगर वृत्त में कोई भी वस्तु गति कर रही है और वो एक समान चाल से चल रही है, तो वो क्या है, वो एक वृत्तीय गति है। अच्छा, वृत्तीय गति में अगर आपको वृत्तीय गति में इसकी चाल निकालनी हो तो क्या होगा, वृत्तीय गति में चाल, चाल क्या होती है, चाल होती है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और अगर मैं इस पॉइंट से चलना शुरू करूं, इस पॉइंट से चलना शुरू करूं, तो यहां तक आते आते क्या आपको नहीं लगता कि मैं इस वृत्त की पूरी परिधि पार कर चुका हूं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, और हमें जो जितना भी हमें समय लगेगा वो 2πr/2, यानी कि वृत्तीय गति की चाल अगर हमें निकालनी हो, औसत चाल निकालनी हो, तो इसका सूत्र है 2πr/t, जहां पर पाई का मान क्या होता है, 22/7, और r क्या है, r हमारी वृत्त की त्रिज्या। ये हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक था, जो कि बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान टॉपिक था। लेकिन आप इसको आसान मत समझिए, इससे आने वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए, और अगली वीडियो में आपके लिए न्यूमेरिकल्स ही लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने पेपर्स की तैयारी कीजिए, अपनी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए, और आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।